नमस्कार साथियों, सभी को गुड इवनिंग। सभी को कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, तुस्त हैं? तैयारी अपनी करते रहिएगा। और एक विद्यार्थी है जो कह रहा है कि बुक्स आने के बाद में तैयारी शुरू करूंगा, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लासें ज़रूर दीजिएगा। आपका मैंने पहले भी अवगत करा दिया, किताब का निचोड़ है, कुछ नहीं। इसके बाद अगर आप किताब से भी पढ़ लें, उसके बाद में ये नोट्स आप तैयार कर लो, उसमें देखना कि मिलान करना कि कहाँ से मतलब कितना कुछ बाहर है। किताब में जो है उसका बेस्ट से बेस्ट एक सरल लैंग्वेज में आपको लिखवाया जा रहा है, एक नोट्स टाइप है, ठीक है। कहीं इसमें ऐड करना है, अगर कोई छोड़ देता है वीडियो तो उसके लिए एक माइनस पॉइंट होगा। तो आपको क्या करना, पूरी क्लास वॉच करना है। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। उनके हिस्ट्री और पॉलिटिकल में एक सपना है 90+ का, तो अगर आप सहयोग करेंगे ज़रूर कामयाब होंगे। और आप 90+ का टारगेट लेकर चलो, ज़रूर आप सक्सेस होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करूँगा और एक दिन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल या परसों अगर लाइट आ जाती तो रेगुलर क्लास रहेगी। अदरवाइज़ अगर 1-2 दिन क्लास नहीं आती है तो लाइट में थोड़ी समस्या की लाइट नहीं आएगी तो ये जो आपको सूट दिख रहा है, मतलब ये चार्ज नहीं होता तो क्लास कहाँ से अपलोड करेंगे। तो आपको ये इसका विशेष ध्यान रखना है कि थोड़ी लाइट की समस्या है, और लाइट आ जाती तो कल भी क्लास रेगुलर रहेगी। तो आपको क्लास रेगुलर लेनी है। और आज का भाग है महाजनपद। महाजनपद के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि 16 महाजनपद थे। कितने? 16। और 16 महाजनपद 2 भागों में विभाजित थे। 2 कैसे? जैसे 14 थे वो थे राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन होता था, वहाँ पर राजा का शासन होता, वो थे 14 संख्या। और 2 थे जो गणतंत्र। गणतंत्र मतलब जनता का वहाँ पर शासन, मतलब जनता के कहने पर भी वो जो भी शासक हो जनता के दबाव में कार्य करता था, ठीक है। वो थे मल्ल और वज्जी, ठीक है। 2 ये थे। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर के, महाजनपद कालीन में, महाजनपद काल है 6वीं शताब्दी में, जो दो गणतंत्र जो राज्य थे उनके नाम बताइए। तो आपको विशेष ध्यान रखना, वो है या महाजनपद, वो है मल्ल और वज्जी। आगे देखते हैं कि महाजनपद 16 है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी कि जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। जानकारी है वो आपको 2 स्रोत मिलते हैं। पहला स्रोत है आपको बौद्ध धर्म में, और दूसरा है जैन धर्म। और बौद्ध धर्म में एक जो अंगुत्तर निकाय है ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय उसमें, और जैन ग्रंथ है जो उसमें भगवती निकाय, जो भगवती सूत्र है, वहाँ से इनका प्राप्त होता है, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। भगवती सूत्र, भगवती निकाय नहीं, भगवती सूत्र उसमें, मतलब जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है उसमें महाजनपद 16 थे उसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखें, जैसे कि बौद्ध धर्म में, जैसे कि गौतम बुद्ध है, उनका जन्म हुआ आपको 563 ईसा पूर्व। और जो जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रवर्तक है महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी जी का जन्म है 599 ईसा पूर्व हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखता हूँ कि एक आप सभी ने अगर क्लास नहीं दी है, फर्स्ट क्लास इसकी पहला चैप्टर आपको देखना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर मैंने फर्स्ट भाग में बताया कि मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण रहे हैं। तो उसके कारण की बात करूं, ये 3 कारण लिखवाए हैं, और भी आपको नोट्स में मैं लिखवाने जा रहा हूं। अगर वीडियो को इधर उधर करके आपको पूरा क्लास मतलब एडजस्ट करके और नोट्स बना लेने हैं। जैसे कि पहला है मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली क्यों, क्या कारण रहे। पहला कारण है कि साम्राज्य विस्तार की प्रकृति शुरू हो गई थी। मतलब साम्राज्य विस्तार की प्रकृति शुरू हो गई, मतलब इसका साम्राज्य विस्तार को लेकर इन्होंने अपना एक योजनाबद्ध, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार की प्रकृति शुरू की। मतलब इन्होंने सबसे पहले इसको जीता अंग के बाद जो भी थे महाजनपद उनको एक दूसरे पर अधिकार करते गए, और अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र, मतलब एक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आए। तो इसमें आपको ये दिखते। दूसरा कारण रहा होगा मगध शक्तिशाली होने का, वो था तीनों ओर क्या थी, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। ये मगध है, ये तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और पहाड़ियों का क्षेत्र घिरा होता है। वहाँ आप सभी को पता, जैसे कि औद्योगिक क्रांति हुई, मैं उदाहरण देता हूँ, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। वो क्या कि क्योंकि वो तीनों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र में वहाँ का विकास हुआ। तो उसी प्रकार है मगध में भी तीनों ओर पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर आक्रमण है वो नहीं हो सकते थे, क्योंकि
पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, उसमें आक्रमण होना थोड़ा एक कठिन होता है, ठीक है। और आगे देखता हूँ, तीसरा कारण है गंगा और सोम नदियों के बहने के कारण ये यहाँ जो क्षेत्र है वो खेती करने की दृष्टि से एक उपजाऊ था। आप सभी को पता है कई क्षेत्र मतलब यहाँ पर गंगा और ये मगध है, गंगा और सोम नदी यहाँ पर बहती है, जो वहाँ जो खेती है वो उपजाऊ क्षेत्र वहाँ पर होता था, जिससे क्या होता है वहाँ पर खेती करने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और जो एक आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखता हूँ, तीसरा कारण लिख लिया, चौथा कारण आपको मैं लिखवा लेता हूँ, आप लिख लो। जैसे कि चौथा कारण रहा है कि चौथा कारण लिखो, प्रचुर मात्रा में खनिज। प्रचुर मात्रा में खनिज कैसे, जैसे कि आपने प्रचुर मात्रा में आप खनिज लिखते हैं, उसमें लिखो यहाँ पर लोहा ज़्यादा होता था। प्रचुर मात्रा में खनिज की दृष्टि से मतलब लोहा था, वो लोहा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और लोहे के जो क्षेत्र थे वो तो झारखंड है विशेष रूप से, और लोहा वहाँ पर क्या था, एक मतलब युद्ध करने की दृष्टि से, हथियार बनाने की दृष्टि से एक लोहा महत्वपूर्ण था, ठीक है। और आगे आप चौथा कारण आप लिख, चौथा तो हो गया, चौथा ये आप 3 यहाँ से, और चौथा ये मैंने बता दिया प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते थे, जिसमें प्रमुख रूप से लोहा था, और लोहा है झारखंड में अधिक पाया जाता है। आप नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखता हूँ, यहाँ पर सभी शासक है वह शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी कैसे, मतलब साम्राज्य विस्तार की नीति की ओर, मतलब अपनी अपनी नीति थी कि साम्राज्य विस्तार अधिक से अधिक किया जाए। और आगे है, आगे आपको देखें मैं एक और कारण बता देता हूँ, पॉइंट बना के लिखो। इनके द्वारा जो वैवाहिक संबंध थे वो स्थापित किए गए, जिससे और वैवाहिक संबंध स्थापित किए मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे कि वहाँ के संबंध अच्छी रह गई, तो इस प्रकार से। और आगे है यहाँ पर क्या है, सेना के अंग के रूप में जो हाथियों की संख्या है वो अधिक थी, मतलब हाथियों की यहाँ पर विशेष मतलब महत्व था, क्योंकि हाथी एक सेना का मुख्य अंग था या प्रमुख अंग था, जो युद्ध के रूप मतलब युद्ध सेना में अपने वहाँ पर लिए जाते थे, मतलब युद्ध में हाथियों का भी प्रयोग किया जाता, तो हाथी एक महत्वपूर्ण थे। और ये आपको जो 6-7 मैंने कारण लिखवाए आप वीडियो को एडजस्ट करके लिख लेना, ठीक है। ये मगध के शक्तिशाली होने के कारण 6-7 कारण है, इसका मतलब 4 नंबर का प्रश्न हो 6-7 पॉइंट लिख के आ जाओ, पॉइंट टू पॉइंट, रामायण लिखने नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखे आओ, आपको 4 में से 4 आउट नंबर लेने हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आगे देखता हूँ, जैसे कि आगे पॉइंट है, मगध पर किस वंश ने शासन किया, मतलब कौन कौन से वंश थे जिन्होंने मगध पर शासन किया। तो पहला था हर्यक वंश, दूसरा था नाग, तीसरा नंद वंश, और जो महत्वपूर्ण था वो था मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश से वो महत्वपूर्ण था। और राजधानी की बात करें, जो मगध है, मगध की राजधानी की बात करूं, वो राजधानी थी राजगृह। और राजगृह का अर्थ आपको 1 नंबर का पूछा जाता है कि राजगृह का अर्थ क्या है, तो राजाओं का घर, राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर। और जो उसके बाद में इसकी स्थानांतरण की गई वो राजधानी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र आधुनिक उसको कहें पाटलिपुत्र को, वो है पटना। तो इस प्रकार से ये आपने नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। आगे देखता हूँ, मौर्य वंश के बारे में जानने के स्रोत क्या रहे होंगे, क्या स्रोत हैं जिससे कि उनको पता चले कि हाँ मौर्य साम्राज्य यहाँ पर विकसित था, मतलब यहाँ पर स्थापित था। तो आप पहले ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य कब से कब है। तो मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। और आगे देखें इनका विस्तार, देखें विस्तार की बात करूं, अफगानिस्तान से लेकर मतलब भारत से तो था, और अफगानिस्तान से लगा कर बलूचिस्तान तक, ठीक है। और मौर्य वंश के बारे में स्रोत से उसके शासक कौन से, मैंने पहले भी थोड़ा बहुत इनका डिटेल बताया और भी बता रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो प्रथम भारत का शासक रहा है, जो भारत का प्रथम शासक रहा वो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से शासक बना और 298 तक रहा, ठीक है। और ये क्या है, मौर्य वंश का जो संस्थापक है वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और आगे बात इन्होंने क्या किया, नंद वंश का जो अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, इसको पराजित करके, और मौर्य जो मैं नोट डाउन कर लेना कि जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके वहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। और किसकी सहायता की बात करूँ, वो चाणक्य की सहायता से। आप सभी को पता है कि चाणक्य इनके लिए महत्वपूर्ण थे, मतलब जो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, क्योंकि आपको सभी को पता है ऐसा जानकारी मिलती है घनानंद है उन्हें
मतलब निष्कासित कर दिया या बाहर अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया, जिससे वो नाराज होकर आ गए। एक ऐसा शासक अपना शिष्य खोजा और उसको पराजित करने के लिए। तो उन्होंने जो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसमें इन्होंने ऐसा पाया कि हाँ ये कर सकता है, तो इन्होंने इसको कहा कि आपको इसको घनानंद को पराजित करना है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करनी है। तो इन्होंने घनानंद को तैयार किया और घनानंद और चाणक्य की नीति से क्या हुआ, इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने घनानंद को पराजित किया, वहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य वो स्थापित किया चाणक्य की साथ। चाणक्य की एक पुस्तक है, वो है कौन सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो आपको अर्थशास्त्र का मतलब नहीं है कि इकोनॉमी से लगाएं, इसका भी देखेंगे कि अर्थशास्त्र में क्या क्या किया जाता है। मतलब अर्थशास्त्र में जाने की जो पुस्तक है उस अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ मतलब इसमें क्या विस्तार उस समय किया गया था, मतलब किसकी बात करता है ये अर्थशास्त्र, चाणक्य की पुस्तक है जो। और आगे देखते हैं दूसरा शासक हुआ, वो हुआ बिंदुसार। बिंदुसार की बात करूं, बिंदुसार का जन्म, आपको विशेष जन्म आपको एक नंबर का कम चांस रहते हैं, फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार है, दूसरा शासक हुआ, वो हुआ 298 ईसा पूर्व से 273, 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद में आया महान सम्राट अशोक, ठीक है, वो रहा 273। इन्होंने बिंदुसार को पराजित करके मतलब खुद को स्थापित किया, और ये 273 ईसा पूर्व से 239 ईसा पूर्व तक रहा। और अशोक का राज्याभिषेक है 269 में हुआ। राज्याभिषेक का मतलब होता है कि मतलब एक विधिवत तरीके से, मतलब जो भी अनुष्ठान है, तो आपको मैंने यहाँ तक बता दिया। अशोक की जो मतलब धर्म नीति के बारे में बात करते हैं, तो अशोक की धर्म नीति है, उसके वो नीति क्या कहती है कि बड़ों के प्रति आदर करना, और सन्यासी जो है और ब्राह्मण है उनके प्रति क्या उदारता लाना, और सेवकों और दासों के साथ क्या, सेवक और दासों, जो दास है दासों के साथ में क्या इनके साथ भी उदारता का व्यवहार करना। और चौथा, 3 कारण हो गए। चौथा कारण है दूसरों के जो धर्म, मतलब दूसरों का जो भी धर्म है उनका क्या करना, और उनकी परंपरा और धर्म का क्या करना, उनका मतलब आदर करना। और एक पॉइंट और आप लिखो, गरीबों की भलाई के लिए कार्य करना। ये 4 कारण हो गए। 5वां लिखो, गरीबों की भलाई के लिए कार्य करना। आगे देखें, और जनता और सार्वजनिक के रूप, जो जनता और सार्वजनिक सबके लिए एक कार्य के रूप में कार्य करना, ठीक है, जनता और सार्वजनिक के रूप में कार्य करना। तो इस प्रकार से ये थी अशोक की धम्म नीति। और आगे देखेंगे, आपको मैंने बता दिया कि अभिलेख थे। अभिलेखों की बात करूं तो अभिलेख आपको क्या है, और अभिलेख की शुरुआत कब से हुई, अभिलेखों की शुरुआत है अशोक के समय हुई, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया कि अशोक के समय अभिलेखों की शुरुआत हुई, और अभिलेख है वो सिक्कों के रूप में मिले हैं, और जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में भी पाए गए हैं, ठीक है। उनकी लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी, उसके बारे में फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। और अंतिम शासक था, मतलब मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है, वो था वृहद्रथ था, जो अंतिम शासक था, जो शुंग वंश का शासक था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग आपको मैं बता देता हूं। पुष्यमित्र जो शुंग था, शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने क्या किया, जो ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वृहद्रथ, इसको पराजित करके शुंग वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से आपको अंतिम शासक भी मौर्य साम्राज्य का पूछा जा सकता है, तो इसका बताना है वृहद्रथ। तो ये था, और इनका शासन है 185, और 185 ईसा पूर्व से क्या हो जाती है, शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। और शुंग वंश का स्थापना करने वाला वो था, इनका एक सेनापति जो भी था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो इस प्रकार से ये था
आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। और नेक्स्ट क्लास का अगर लाइट की समस्या है, अगर आ जाती है तो कल आ जाएगी, अदरवाइज कल कोशिश करेंगे आपको क्लास देने की। अगर लाइट नहीं आती तो कल, नहीं तो परसों पक्की क्लास आपके लिए आएगी। तो आप धैर्य बना के रखिएगा, पूरी क्लास में ज़रूर देखिएगा। मैंने नोट्स टाइप बता दिया कहाँ से क्या आपको लिखना है, ठीक है। आप अब ये इसका पूरा विस्तृत दौरा लिख सकते हैं। अंतिम क्लास को पूरी देखने के बाद में आपको क्लास को अच्छी तरह से लिखना है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। और ये किताब का निचोड़ है, पहले भी बता चुका हूँ। किताब आएगी किसी के विद्यार्थी के पास नहीं है तो ये पढ़ लो, आपको किताब जब भी मिले। 10 से 15 दिन रहे हैं अब इस मंथ के, तो जुलाई में आपके स्कूलें ओपन होने वाली। तो आप धैर्य बना के पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। और एक विद्यार्थी है मेरा, वो कल से शायद उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसका वेलकम करता हूं। और अगर आज क्लास देख रहा है तो उसको कहता हूं कि पूरी क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जिससे कि मैं उसका भी समाधान कर सकूं, ठीक है। और अपने दोस्त जो भी आपके जो दोस्त हैं उसका शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि एक लाइव सेशन एक मैंने शुरुआत की है, अगर आप सहयोग करेंगे ज़रूर कामयाब होंगे। और एक विद्यार्थी हित में आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई आपका चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्ट्री पॉलिटिकल का मैं गारंटी लेता हूँ, आपको पूरा से पूरा सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है। अंत एग्जाम तक जुड़ा रहूँगा और ऐसे ही क्लासें आपके लिए लाता रहूँगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप अपना रिस्पॉन्स दिखाइए, जिससे कि मेरे को एक मोटिवेशन मिले कि हाँ विद्यार्थी कुछ मेरा सहयोग कर रहे हैं। और इतना ही कहूँगा, कहने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। और अगर आप शेयर करते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी। और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।